हेलो डियर स्टूडेंट्स, तो कैसे हैं आप सब। स्वागत है आपके अपने चैनल स्टडी हब ऑफ हिंदी पर। सो स्टूडेंट्स, आज इस वीडियो में हम बताने वाले हैं क्लास 12 जो मैक्रो इकोनॉमिक्स का जो चैप्टर है फॉरेन एक्सचेंज रेट। ठीक है, तो फॉरेन एक्सचेंज रेट जो चैप्टर है, सबसे पहले मैं अपने बारे में बता देता हूँ कि मैं माई सेल्फ अनुराग भारद्वाज और मैं आपको इकोनॉमिक्स पढ़ाने वाला हूँ चैनल पर। तो स्टूडेंट्स, तो सबसे पहले जानते हैं हम फॉरेन एक्सचेंज रेट। ठीक है, जैसे नाम से पता लगता है कि फॉरेन एक्सचेंज रेट। ठीक है, तो ये क्या होती है भाई, ये क्या होती है, ऐसी रेट होती है एट विच डोमेस्टिक करेंसी। ठीक है, डोमेस्टिक करेंसी, जैसे इंडिया का एग्जांपल ले तो इंडिया की डोमेस्टिक करेंसी क्या है, रुपीस है। डोमेस्टिक करेंसी एक्सचेंज फॉर फॉरेन करेंसी, किसके साथ एक्सचेंज करते हैं, फॉरेन करेंसी के साथ। अब स्टूडेंट, यहाँ आपका क्वेश्चन अराइज होता है कि जो फॉरेन एक्सचेंज है वो क्या होता है। तो फॉरेन एक्सचेंज को हम जनरली बोलते हैं, आपकी जो फॉरेन करेंसी होती है उसको बोलते हैं हम फॉरेन एक्सचेंज। हर एक देश का अपना खुद का फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व होता है। ठीक है, इंडिया में जो फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व है वो कौन मेंटेन करके रखता है भाई, आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। ये क्या करता है, जितना भी फॉरेन एक्सचेंज होता है किसी भी कंट्री का, वो क्या करता है, उसको मेंटेन करके रखता है, रिजर्व करके रखता है। ठीक है, और जनरल प्रैक्टिस में देखें तो जितनी भी आपकी फॉरेन करेंसी होती है उसको हम सब में किस में कन्वर्ट कर लेते हैं, डॉलर में कन्वर्ट कर लेते हैं। तो जितना भी आपका फॉरेन एक्सचेंज होता है वो किस में मेजर किया जाता है, डॉलर में किया जाता है। ठीक है, तो क्लियर है फॉरेन एक्सचेंज क्या होती है, फॉरेन एक्सचेंज रेट क्या है। ठीक है, जैसे हम देखते हैं कि $1 इज इक्वल टू 50 रुपीज। दैट मीन्स क्या हुआ यहां पर कि जो रेट है, किस रेट पर, जो डोमेस्टिक करेंसी है, दैट मीन्स द डोमेस्टिक करेंसी की जो इसका रेट क्या है, तो भाई 50 रुपए का रेट क्या चल रहा है मार्केट में। ठीक है, मतलब $1 को आप एक्सचेंज करोगे डॉलर के साथ तो क्या रेट हो जाएगा उसका, 50 रुपीज। ठीक है, जैसे हम कहते हैं कि यदि कोई सामान है इंडिया में, अगर $500 का सामान है, ठीक है, $500 का सामान है, तो इंडिया में इसका रेट क्या होगा, है ना। हम अगर ट्रेड करते हैं तो इंडिया में क्या रेट होगा, तो 50 इंटू में 500। क्लियर है। नेक्स्ट देखिए, अब हम पढ़ते हैं कि जो आपका फॉरेन एक्सचेंज रेट है वो किस प्रकार डिटरमाइन किया जाता है। तो फॉरेन एक्सचेंज रेट को डिटरमाइन करने के लिए आपके पास 2 सिस्टम है। कौन कौन सी सिस्टम है आपका, एक तो होता है फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट सिस्टम, फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट सिस्टम, और सेकंड आपका फिक्स्ड एक्सचेंज रेट सिस्टम। जो फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट सिस्टम है इसको हम फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट सिस्टम भी बोलते हैं। तो आज इस वीडियो में मैं ओनली पढ़ने वाले हैं कि फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट सिस्टम क्या होता है। जो फिक्स्ड एक्सचेंज रेट सिस्टम है वो हम नेक्स्ट वीडियो में इसका जो पार्ट पढ़ाएंगे उसमें आपको पढ़ाएंगे कि जो आपका फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट सिस्टम क्या है और फिक्स्ड एक्सचेंज रेट सिस्टम क्या है। ओके स्टूडेंट्स, तो आगे देखते हैं कि जो आपका फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट सिस्टम है वो क्या होता है। जैसे नाम से मैंने बता दिया, इसको फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट सिस्टम भी बोलते हैं। ठीक है, क्योंकि जो इसमें एक्सचेंज रेट होती है, जो प्राइस होता है वो क्या होता है, चेंज होता रहता है। किसी भी वस्तु का क्या अपना अपना प्राइस होता है। ठीक है, जैसे मैं कहता हूं कि भाई आप मार्केट में गए, मार्केट में आपने 10 पेन खरीदे, इसका क्या है, कुछ ना कुछ रेट होगा ना, किसमें टर्म में, मॉनेटरी टर्म में। तो वही आपका इसमें डॉलर में भी है कि आप कोई विदेश से क्या करते हैं, एक्सपोर्ट या इंपोर्ट करते हैं, तो वो किसी ना किसी रेट पे किया जाता है, किसी ना किसी रेट पे करते हैं, तो वो क्या होता है, फॉरेन एक्सचेंज रेट। तो अंडर फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट सिस्टम, ठीक है, जैसे नाम से पता है फ्लेक्सिबल एक्सचेंज सिस्टम है, तो जो एक्सचेंज रेट सिस्टम है वो फिक्स नहीं रहता है, वो चेंज होता रहता है। अब कौन डिटरमाइन करता है इसको, डिटरमाइन करता है जिसमें जो आपकी मार्केट फोर्सेज होती है फॉर डिमांड एंड सप्लाई। ठीक है, डिमांड एंड सप्लाई जो मार्केट फोर्सेज है वो डिटरमाइन करते हैं कि मार्केट में एक्सचेंज रेट सिस्टम क्या होगा। तो देखते हैं उसको एक डायग्राम की हेल्प से कि जो किस प्रकार को शो करेंगे। सो स्टूडेंट्स, इस टॉपिक की इंपॉर्टेंस इतनी ज़्यादा है कि एग्जाम में मोस्ट ऑफ चांसेस है कि इसी में से आपके 1-2 क्वेश्चन आपके आ जाते हैं। ठीक है, तो आप इस टॉपिक को ध्यान से पढ़ना। ठीक है, इसमें से काफ़ी आपके एमसीक्यूज बनते हैं। तो हमने जैसे बता दिया कि फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट सिस्टम, ठीक है, इसको और क्या क्या नाम जाने जाते हैं, इसके अदर नाम होता है फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट सिस्टम भी होता है। ठीक है, और इसको फ्री एक्सचेंज रेट सिस्टम भी बोलते हैं।
तो कभी नाम बदल के आपके सामने एमसीक्यू आया है तो उसमें कंफ्यूज मत होना, ठीक है। ये आपका फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट सिस्टम ही है। तो डेफिनेशन हमने पहले पढ़ चुके हैं कि फ्लेक्सिबल एक्सचेंज सिस्टम क्या होता है। तो फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट सिस्टम इज दैट सिस्टम, ठीक है, इस इन विच रेट ऑफ एक्सचेंज इज डिटरमाइंड बाय द मार्केट फोर्सेस ऑफ डिमांड एंड सप्लाई इन इंटरनेशनल मनी मार्केट। ठीक है, तो इंटरनेशनल मनी मार्केट क्या आते हैं वही मैं बता देता हूं कि जो ऐसी मार्केट जिसमें आपकी फॉरेन करेंसी होती है वो एक दूसरे के साथ एक्सचेंज की जाती है। ठीक है, तो इंटरनेशनल में आपका डायग्राम की हेल्प से देखते हैं कि किस प्रकार से शो करेंगे। तो पहले करेंगे हम ओ एक्स एक्सिस, ठीक है। ओ वाई एक्सिस पे हम प्रेजेंट करेंगे प्राइस या फिर रेट, ओके। एंड ओ एक्स एक्सिस पे हम क्या डिनोट करेंगे, डिमांड एंड सप्लाई फॉर फॉरेन करेंसी। क्लियर है। सो डिमांड का आपको पता है क्या होता है, डाउनवर्ड द लेफ्ट टू द राइट। तो इसको हम किसकी हेल्प से दिखाएंगे, डी एक्स, ठीक है, डी एफ की हेल्प से दिखा देंगे। और सप्लाई पर क्या होगा आपका, ये आपका क्या है, सप्लाई कर्व है। अब आपका क्वेश्चन है था कि आप एक्सचेंज रेट कैसे डिटरमाइन करते हैं। तो एक्सचेंज रेट वहां पर डिटरमाइन करेगा जहां पर डिमांड फॉर फॉरेन करेंसी इज इक्वल टू द सप्लाई फॉर फॉरेन करेंसी। ठीक है, तो जहां पर दोनों इंटरसेक्ट कर रहे हैं ये दैट इज आर, लिख देता हूं उसको। तो आर क्या हुआ भाई, आर इज द पार रेट ऑफ एक्सचेंज, और क्या बोल सकते हैं इसको, जो ई पॉइंट है, ई पॉइंट क्या, इक्विलिब्रियम रेट ऑफ एक्सचेंज, जहां पर दोनों डिमांड फॉर फॉरेन करेंसी एंड द सप्लाई फॉर फॉरेन करेंसी आर इक्वल टू ईच अदर। तो यहां कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए कि आपका जो प्राइस है, दैट मीन्स मैं कहता हूं कि आर पे क्या आपका रेट है, मैं कहता हूं कि आपका यहां पर रेट क्या चला, $1, ठीक है, $1 इज इक्वल टू ₹50। ठीक है, तो यहां पर जो आपकी डिमांड और जो सप्लाई होगी दैट मीन्स ओ क्यू इज इक्वल, ओ क्यू दैट इज डिमांड एंड ओ क्यू इज क्या होगी, सप्लाई होगी, दोनों क्या होंगे, इक्वल होंगे। तो वहां पर आपका डिटरमाइन हो जाएगा आपका इक्विलिब्रियम रेट ऑफ एक्सचेंज बोल सकते हो या फिर पार रेट ऑफ एक्सचेंज। ठीक है स्टूडेंट्स, तो अब क्वेश्चन अराइज होता है कि इसका इंपैक्ट क्या पड़ता है जब सप्लाई फॉर फॉरेन करेंसी या डिमांड फॉर फॉरेन करेंसी का चेंज होता है। या तो क्या होगा, दोनों इंक्रीज हो जाएंगे, इनके इंक्रीज एंड डिक्रीज होने का क्या इसका इफेक्ट पड़ेगा। ठीक है, सप्लाई फॉर द फॉरेन करेंसी इंक्रीज होगा या डिमांड फॉर द फॉरेन करेंसी, इनके 4 केसेस बनते हैं, वो हम आगे पढ़ेंगे। सबसे पहले क्या होगा, इंक्रीज इन डिमांड फॉर फॉरेन करेंसी। सेकंड केस क्या होगा, इंक्रीज डिक्रीज इन डिमांड फॉर फॉरेन करेंसी। और थर्ड केस क्या है, इंक्रीज इन सप्लाई ऑफ फॉरेन करेंसी एंड डिक्रीज इन सप्लाई ऑफ फॉरेन करेंसी। ठीक है, तो हम ट्राई करेंगे इसी डायग्राम से आपको अच्छे से समझ में आ जाए कि किस हिसाब से उसको करेंगे। क्लियर है। तो सबसे पहले हम क्या पढ़ते हैं, इंक्रीज इन डिमांड। अब स्टूडेंट एज यू नो दैट जब डिमांड इंक्रीज होती है तो आपका डिमांड कर्व क्या होगा, शिफ्ट हो जाता है। ठीक है, तो डिमांड कर्व सपोज करो मैं कहता हूं कि डिमांड क्या हुई, फॉरेन करेंसी की इंक्रीज हो गई है। ठीक है, जो मार्केट फोर्सेस है, डिमांड सप्लाई आर रिएक्ट इन सच ए वे जिसकी वजह से क्या होगा, आपकी डिमांड क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है। तो डिमांड कर्व को मैं शो कर रहा हूं इसकी हेल्प से, ये डॉटेड कर्व है, ये कौन सा कर्व आपका, D-F। क्लियर है। तो ये क्या है आपका डिमांड फॉर फॉरेन करेंसी जब इंक्रीज हो रहा है। तो आप यहां देखिए आपका रेट ऑफ एक्सचेंज है वो भी क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है। रेट ऑफ एक्सचेंज क्या हो गया, मतलब जहां पर दोनों इंटरसेक्ट कर रहे हैं। अब इंटरसेक्ट क्या कर रहे हैं, पहले कहां कर रहे थे भाई, ई पर इंटरसेक्ट कर रहे थे। अब न्यू इक्विलिब्रियम पॉइंट क्या आ गया, E' आ गया।
ठीक है, यहाँ पर देख रहे हो आपका डिमांड एंड जो सप्लाई है दोनों चेंज हो रहे हैं, और जो आपका नया रेट ऑफ एक्सचेंज है वो क्या आता है आपका यहाँ पर R1 आ गया। क्या आ गया? R1। तो स्टूडेंट यहाँ आप देखने वाली बात है कि जितनी डिमांड के चेंज होने की वजह से जो आपका रेट ऑफ एक्सचेंज क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है। इसमें सपोज करो हम कहते हैं कि पहले क्या था भाई कि आपका रेट ऑफ एक्सचेंज था $1 इज इक्वल टू ₹50। अब क्या हो गया भाई, $1 इज इक्वल टू ₹60। ओके, तो आप यहां देखिए कि जो आपका रेट है वो क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है। बट ऑन दी अदर हैंड हम देखें तो आप क्या बोलते हो उसको, डेप्रिसिएशन बोलते हो। क्या बोलते हो? डेप्रिसिएशन ऑफ डोमेस्टिक करेंसी। कैसे? अब क्योंकि हमने क्या किया है कि जो वस्तु पहले आपको 50 रुपए की पड़ रही थी, अब वो रुपीज में कितने की पड़ रही है, 60 में। तो यहां क्या हुई, करेंसी आपकी डेप्रिशिएट हुई। समझे? इसको बोलते हैं डेप्रिसिएशन ऑफ डोमेस्टिक करेंसी। ठीक है स्टूडेंट, देखोगे तो आप क्या होगा, सर 50 से 60 हो गया। कंफ्यूजन यहाँ पर स्टूडेंट बहुत कंफ्यूजन रहता है कि सर 50 से 60 हो गया, तो हमारी जो रुपीज है डोमेस्टिक करेंसी है वो तो इंक्रीज हुआ ना 50 से 60। बट ऑन दी अदर हम बात करें, वैल्यू की बात करें, तो वैल्यू में जो सामान अब आपको पहले 50 में पड़ जाता था, अब वो कितने में पड़ेगा, आपको 60 में पड़ेगा। तो जनरली देखोगे तो अब क्या होगा, इसका इंपैक्ट क्या पड़ेगा, इसका इंपैक्ट क्या पड़ेगा कि जो एक्सपोर्ट है कंट्री का वो इंक्रीज हो जाएगा। क्यों? क्योंकि कोई आपको पता है जो कंपैरेटिव कॉस्ट एडवांटेज जहां पर जिसको ज्यादा मिलता है वहां उस देश का एक्सपोर्ट क्या होगा, बढ़ जाता है। जैसे मैं एग्जांपल दूं कि आप अगर कोई सामान मंगवाते हैं, अगर चाइना से मंगवाते हैं और अमेरिका से मंगवाते हैं, तो आपको जहां से सामान सस्ता पड़ेगा आप वहीं से मंगवाएंगे ना। तो आप देखिए पहले अगर इंडिया में वो सामान मंगवाता था, कोई भी आपका मतलब इंपोर्ट करता था फॉरेन करेंसी, तो उसकी जो वैल्यू थी $1 इज इक्वल 50। अब कितनी हो चुकी है, $1 इज 60। तो यहां पर आपकी डॉलर की वैल्यू तो बढ़ी है ना, बट रुपीज की वैल्यू क्या है, डेप्रिशिएट हुई है। डेप्रिशिएशन ऑफ डोमेस्टिक करेंसी, दैट मीन्स द डॉलर की वैल्यू, जो रुपीज की वैल्यू है क्या हो चुकी है, 60 हो चुकी है। तो अब उसको ज्यादा कमोडिटी इंडिया से एक्सपोर्ट कर पाएगा। तो इंडिया का एक्सपोर्ट क्या हो जाता है, इंक्रीज हो जाता है। तो इंक्रीज इन डिमांड की वजह से क्या इंपैक्ट पड़ता है, एक्सपोर्ट क्या होगा भाई, इंक्रीज हो जाएगा, और इंपोर्ट क्या होगा, इंपोर्ट डिक्रीज हो जाएगा। क्लियर है? तो अब पढ़ते हैं हमारा सेकंड केस, कौन सा है, डिक्रीज इन डिमांड। अब देखो डिमांड के डिक्रीज होने से जैसे, तो कहां शिफ्ट, जो कर्व है कहां शिफ्ट होगा, डाउनवर्ड शिफ्ट हो जाएगा। ठीक है, कर्व कहां शिफ्ट हो गया, डाउनवर्ड शिफ्ट हो गया। अब देखिए जो आपका न्यू रेट ऑफ एक्सचेंज क्या आएगा, तो न्यू रेट ऑफ एक्सचेंज ये करते हैं हम E डबल डैश। ओके, तो आपका देखो यहां पर चेंज होने की वजह से, जो आपका एक डिमांड चेंज होने की वजह से जो आपका नया रेट ऑफ एक्सचेंज क्या गया, R डबल डैश करते हैं। ठीक है, तो आप यहां पर भी देख पा रहे हैं कि आपका रेट ऑफ एक्सचेंज या पार रेट ऑफ एक्सचेंज वो चेंज हो गया, इक्विलिब्रियम रेट ऑफ एक्सचेंज भी क्या हो गया, चेंज हो गया। अब इसका इंपैक्ट क्या पड़ा, देखिए यहां पर इंपैक्ट क्या पड़ रहा है कि जो आपका $1 था वो मैं कहता हूं कि अब कितना हो गया, वो रुपीज $1 इज इक्वल टू $1 इज इक्वल टू ₹40। अब देखो यहां पर रुपए की वैल्यू क्या हुई है, बताओ। रुपए की वैल्यू सर आपका वो 50 से 40 हो गई, सर 50 से 40 कम हो गए, बट ऐसा नहीं है। यहां पर क्या है, आपकी जो एक्सचेंज रेट है उसकी वैल्यू क्या कम हो गई, क्योंकि जो सामान आपको जो पहले 50 रुपए में देने पड़ा करते, अब वो आपको कितने में पड़ रहा है, आपका 40 में पड़ रहा है। तो यहां क्या हो रहा है, रुपीज की वैल्यू क्या एप्रिशिएट हो रही है। सेकंड केस क्या हो गया, एप्रिसिएशन ऑफ डोमेस्टिक करेंसी। क्लियर है? क्योंकि मान लो मैं कहता हूं कि मेरे को पहले कोई सामान मंगवाना पड़ रहा था, उसके लिए कितने रुपए पे करने पड़ते थे, उसी सामान के लिए 50 रुपए पे करने पड़ रहे थे, अभी कितने पे करने पड़ रहे हैं, 40 कर रहे हैं। तो आपकी डोमेस्टिक करेंसी की वैल्यू हो गई, एप्रिशिएट हो गई। तो आप उस केस में क्या होगा कि जो एक्सपोर्ट होगा वो डिक्रीज हो जाएगा, और इंपोर्ट क्या होगा, इंक्रीज हो जाएगा। है ना भाई, सही बात है ना। क्योंकि आप यहां क्या देख पा रहे हो कि आप कोई भी, अगर मैं अमेरिका सामान मंगाता हूं, मैं कहता हूं कि अमेरिका में कोई सामान मेरा पड़ रहा है $5000। क्लियर है, $5000 में पड़ रहा था। अब मैं, मेरे जो रुपीज की वैल्यू क्या हुई है, एप्रिशिएट हुई है। तो अब मैं वही सामान कितने में खरीद पाऊंगा भाई, ठीक है, 50 से कितना हो चुका, 40 आ गया। अब वो वही सामान में
$4,000 में खरीद पाऊंगा। तो अब उसकी वैल्यू क्या हुई, इस वजह से क्या होगा, आप इंपोर्ट ज़्यादा से ज़्यादा कर पाएंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, अब आगे देखते हैं हम हमारा जो सेकंड। सो स्टूडेंट्स, अब देखते हैं हम कि आपने इम्पैक्ट तो देख लिया था कि डिमांड के चेंज होने से आपके जो रेट ऑफ एक्सचेंज है उस पर क्या इम्पैक्ट पड़ रहा है, और जो आपका एक्सपोर्ट और इंपोर्ट है उस पर उसका क्या इम्पैक्ट पड़ रहा है। अब हम पढ़ने वाले हैं कि जो जब इन केस सप्लाई फॉर फॉरेन करेंसी उसमें अगर चेंज होता है, यदि कहता हूं कि इंक्रीज इन द सप्लाई फॉर फॉरेन करेंसी, और दूसरा आपका डिक्रीज इन सप्लाई फॉर फॉरेन करेंसी, इन दोनों के चेंज होने की वजह से किसी देश की डोमेस्टिक करेंसी पर उस पर क्या इम्पैक्ट पड़ता है वो हम इसे पढ़ने वाले हैं। तो वही डायग्राम है आपका, DF रिप्रेजेंट द डिमांड फॉर फॉरेन करेंसी एंड SF फॉर सप्लाई फॉर फॉरेन करेंसी। क्लियर स्टूडेंट्स, अब हम पहला केस देखते हैं, इंक्रीज इन सप्लाई फॉर फॉरेन करेंसी। अब सप्लाई कर क्या है ये, अगर सप्लाई इंक्रीज होती है, ठीक है, मैं सप्लाई कर्व है, अगर सप्लाई कर्व नया करवाता है ये S-F न्यू सप्लाई कर्व है। अब सप्लाई के इंक्रीज होने की वजह से आप देख पा रहे हैं कि जो इक्विलिब्रियम रेट ऑफ एक्सचेंज है वेयर मार्केट सप्लाई फॉर द डिमांड, सप्लाई एंड डिमांड दोनों क्या है, इक्वल है, इंटरसेक्ट कर रहे हैं। E2 क्या पर चला जाएगा, E1 पे चला जाएगा। और जो आपका OQ है, जो क्वांटिटी है फॉर डिमांड एंड सप्लाई, एंड ये Q2 Q1 हो जाएगी। और जो आपका रेट ऑफ एक्सचेंज है, कहता हूं कि पहले कितना था भाई, $1 इज इक्वल टू ₹50, अब कितना हो गया है, $1 इज इक्वल टू ₹40। अब स्टूडेंट देखिए यहाँ पर फिर से क्या हो रहा है, हमने जैसे डिमांड के केस में पढ़ा था, क्या पढ़ा था कि भाई 50 टू कितना हो गया 40। वैसे देखे जाए तो इन जो रेट है 50 से 40 हो रहा है, आपको लग रहा है कम हो रहा है, बट इसमें क्या हो रहा है कि आपकी जो वैल्यू है, ठीक है, डोमेस्टिक करेंसी की, वो क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है। ठीक है, बार बार रिपीट नहीं करूंगा क्योंकि क्यों इंक्रीज हो रही है वो हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है। अब बताता हूं कि इसमें केस क्या हो रहा है, एप्रिसिएशन ऑफ डोमेस्टिक करेंसी। क्या होता है, एप्रिसिएशन ऑफ डोमेस्टिक करेंसी। अब जब एप्रिसिएशन होता है डोमेस्टिक करेंसी का तो क्या होता है स्टूडेंट्स, इंपोर्ट क्या होता है, इंक्रीज हो जाएगा। इंपोर्ट क्या होता है, इंक्रीज हो जाएगा, और एक्सपोर्ट क्या होता है, कम हो जाता है। क्लियर है। दूसरा केस पढ़ते हैं, डिक्रीज इन सप्लाई। डिक्रीज इन सप्लाई, तो सप्लाई डिक्रीज हो रहा है तो कर्व कहां जाएगा, अपर जाएगा। और आपका न्यू इक्विलिब्रियम रेट ऑफ एक्सचेंज क्या आ गया, E डबल डैश। ठीक है, और यहां देखिए, यहां क्या होगा, $1 इज इक्वल टू ₹60। 52 कितना हो गया, 60 हो गया। और यहां पर आपकी डोमेस्टिक करेंसी क्या हो गई, डेप्रिशिएट। तो यहां क्या होगा, डेप्रिशिएशन ऑफ डोमेस्टिक करेंसी। और इस केस में क्या होगा, डेप्रिशिएशन जब भी होता है तो आपका एक्सपोर्ट इंक्रीज होता है और जो आपका इंपोर्ट है वो डिक्रीज हो जाएगा। ठीक है, इसके लिए अलग से अगर आपको वीडियो चाहिए, कोई डाउट हो तो मेरे को बता देना, मैं स्पेशल जो एप्रिसिएशन और डेप्रिसिएशन के अलग से आपके लिए वीडियो लेके आऊँगा। ठीक है, ओके। और एक और चीज़, इसके बाद जो आपका दूसरा रेट ऑफ एक्सचेंज सिस्टम बचता है, फिक्स्ड एक्सचेंज सिस्टम, उसकी भी हम अलग से आपके लिए वीडियो लाएंगे। आई होप आप सबको ये वीडियो पसंद आई हो। ठीक है, और कोई भी क्वेरी हो आपको, XYZ कोई भी क्वेरी हो, तो कमेंट बॉक्स आपके लिए खुला हुआ है, वहाँ पर आप बेझिझक बिना कोई हेजिटेशन के अपने कमेंट कर सकते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, हैव अ नाइस डे।